तो जिस तरह से आपको पता है कि हमारे पास ADO.NET की ये लेक्चर सीरीज चल रही है और इसके अंदर आज हम देख रहे हैं अपना पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 6 के अंदर हम ADO.NET की एक इंपॉर्टेंट क्लास की बात करेंगे जिसका नाम है डेटा टेबल। डेटा टेबल ये जो आपके पास क्लास है ये आपके पास डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर के अंदर आती है। इसका मतलब डेटा टेबल को यूज करने के लिए आपको आपका कनेक्शन ओपन या कनेक्शन क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली उस चीज को मैनेज कर लेता है। तो अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर एसक्यूएल डेटा अडेप्टर का नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख लें, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आए तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो डेटा टेबल के अंदर इसका पहला पॉइंट देखो, पहले पॉइंट में क्या कह रहा है, डेटा टेबल रिप्रेजेंट्स रिलेशनल डेटा इनटू टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब डेटा टेबल हम क्यों यूज करते हैं, डेटा टेबल वो जो हमारा रिलेशनल डेटा होता है ना, रिलेशनल डेटा का मतलब जो डेटा हमारा डेटाबेस टेबल से आ रहा होता है उसको हम रिलेशनल टेबल कहते हैं। तो अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर उस रिलेशनल डेटा को, उस डेटाबेस टेबल को अगर मुझे टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ADO.NET की एक क्लास जिसका नाम है डेटा टेबल। ठीक है, मतलब जो रिलेशनल डेटा होगा, जो डेटाबेस का टेबल होगा, अगर मुझे उसको उसी तरह से टेबुलर फॉर्म में अपनी C# एप्लीकेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेटा टेबल की ये क्लास। ठीक है, फिर देखो सेकंड पॉइंट, डेटा टेबल इन C# इज सिमिलर टू द टेबल्स इन SQL। ठीक है भाई, देखो जिस तरह से हम SQL सर्वर को यूज करके वहां पे हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, सेम उसी तरह हम डेटा टेबल को यूज करके C# एप्लीकेशन के अंदर अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर रोज वगैरह ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स का मतलब जिस तरह प्राइमरी की होता है, आपके पास यूनिक होता है, डिफॉल्ट होता है, ये सारी चीजें मैं डेटा टेबल को यूज करके अपनी C# एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकता हूं। ठीक है, मतलब अगर किसी ने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को यूज करके टेबल्स क्रिएट किए होंगे, ठीक है, तो उसी तरह हम अपनी C# एप्लीकेशन के अंदर डेटा टेबल को यूज करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम उस डेटा टेबल के अंदर मैनुअली डेटा भी डाल सकते हैं और अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे डेटा टेबल के अंदर जो डेटा आएगा वो डेटाबेस से आना चाहिए तो वो काम भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट, ADO.NET provides a data table class to create and use data table independently or we can get data from database table in data table। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ADO.NET ने हमें डेटा टेबल की क्लास प्रोवाइड की है ना, इसको हम इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं। अब इंडिपेंडेंटली का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंटली का मतलब ये है कि अगर हम चाह रहे हैं कि भाई हमें अपने डेटा टेबल के अंदर डेटा मैनुअली इंसर्ट करना है, हमें डेटाबेस से लेके डेटा अपने डेटा टेबल में नहीं डालना, तो उसके लिए भी हम डेटा टेबल का यूज कर सकते हैं। मतलब इस पॉइंट में कह रहा है कि डेटा टेबल हम दोनों वे में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूं कि मैनुअली मैं डेटा टेबल के अंदर डेटा टेबुलर फॉर्मेट में इंसर्ट करना चाह रहा हूं, मैं तब भी यूज कर सकता हूं, और अगर मैं चाह रहा हूं मेरे डेटा टेबल के अंदर डेटा डेटाबेस से आना चाहिए तब भी मैं डेटा टेबल को यूज कर सकता हूं। ठीक है, इसी पॉइंट में यही बात कर रहा है। फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद डेटा सेट ऑल्सो। इसका मतलब डेटा टेबल को मैं डेटा सेट के साथ भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो डेटा टेबल है और डेटा सेट है ये दोनों डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं। इसका मतलब अगर आप डेटा टेबल या डेटा सेट के साथ काम कर रहे हो तब आपको अपना कनेक्शन ओपन या क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इनिशियली व्हेन वी क्रिएट डेटा टेबल इट डज नॉट हैव टेबल स्कीमा। ठीक है, टेबल स्कीमा का मतलब टेबल स्ट्रक्चर। इसका मतलब देखो जब भी हम डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल एक एम्प्टी डेटा टेबल होता है। इसका मतलब ना ही उसमें कोई कॉलम्स डिफाइन हुए हुए होते हैं, ना ही उसके अंदर कुछ रोज होती हैं। ठीक है, मतलब जब भी हम डेटा टेबल का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमारे पास उसका कोई टेबल स्कीमा मौजूद नहीं होता, मतलब कोई भी उसका स्ट्रक्चर नहीं होता, हमें खुद से उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है। स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, आपके कॉलम्स आ जाएंगे, उनकी डेटा टाइप्स वगैरह आ जाएंगी, सारी चीजें टेबल स्कीमा के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन क्रिएट टेबल स्कीमा बाय एडिंग कॉलम्स एंड कंस्ट्रेंट्स टू द टेबल। ठीक है भाई, देखो
हम अपने टेबल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, जो टेबल स्कीमा होता है, वो किस तरह से बना सकते हैं। हम अपने डेटा टेबल के अंदर कॉलम्स ऐड कर सकते हैं और कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हैं। अब देखो कंस्ट्रेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर मुझे अपने टेबल के ऊपर कुछ रूल्स वगैरह अप्लाई करने हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो आईडी वाला कॉलम है, ठीक है, वो प्राइमरी की होना चाहिए, और प्राइमरी की आपको पता है यूनिक होता है। इसी तरह डिफॉल्ट वैल्यू होता है, इसी तरह नॉट नल होता है। इस तरह के जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम अपने टेबल के अंदर लगा सकते हैं डेटा टेबल की क्लास को यूज करके। इसका मतलब है डेटा टेबल के अंदर जब भी हम कॉलम्स ऐड करते हैं तो कॉलम्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको यूज करके हम कॉलम्स की डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, और उन कॉलम्स पे अगर हमें कोई कंस्ट्रेंट्स ऐड करने हैं तो उसके लिए भी हम कुछ प्रॉपर्टीज है उनको यूज कर सकते हैं। फिर देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर डिफाइनिंग टेबल स्कीमा, मतलब जब आप अपना टेबल स्कीमा डिफाइन कर लेते हो, टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हो, उसके बाद वी कैन ऐड रोज टू द टेबल, मतलब उसके बाद आप अपने टेबल के अंदर रोज भी ऐड कर सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, डेटा टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा कॉलम एंड डेटा रो। अब देखो भाई, देखो आपको पता है डेटा टेबल का मतलब जो भी डेटा स्टोर होगा वो टेबुलर फॉर्मेट में होगा, और टेबुलर फॉर्मेट में जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं तो इसका मतलब कॉलम्स भी होते हैं और रोज भी होती हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा टेबल है इसके अंदर जब भी हम कॉलम्स ऐड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक क्लास मौजूद है इसी ADO.NET के अंदर, जो कि डेटा टेबल्स के साथ यूज होती है, और उस क्लास का क्या नाम है, डेटा कॉलम, ठीक है। और सेम इसी तरह अगर मुझे अपने डेटा टेबल के अंदर रोज वगैरह के साथ काम करना है तो उसके लिए हम क्लास यूज करते हैं डेटा रो, ठीक है। तो मतलब ये डेटा कॉलम और डेटा रो ये भी ADO.NET की क्लासेस हैं जो कि हम यूज करते हैं किसके साथ, डेटा टेबल्स वगैरह के साथ यूज करते हैं या डेटा सेट वगैरह के साथ यूज करते हैं। तो इसको भी मैं इसी लेक्चर के अंदर यूज करके दिखाऊंगा। देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट, वी मस्ट इंक्लूड सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस बिफोर क्रिएटिंग डेटा टेबल, ठीक है। इसका मतलब अगर हम डेटा टेबल की क्लास के साथ काम कर रहे हैं तो हमें सिस्टम डॉट डेटा का ये जो नेम स्पेस है वो लाजमी अपनी फाइल के टॉप पे इंक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज डेटा टेबल की क्लास में एरर आएगा, ठीक है। तो ये इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर, एक प्रैक्टिकल यहाँ पे इसका मैं आपको करके दिखाता हूँ, और डेटा टेबल को किस तरह से यूज करते हैं, प्रैक्टिकली किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक बात मैं आपको बताता जाऊं, डेटा टेबल को मैंने आपको बताया कि डेटा टेबल को आप दो तरीकों से यूज कर सकते हो, मतलब डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बना के आप मैनुअली भी उसमें डेटा डाल सकते हो, और डेटा टेबल के अंदर आप अपना डेटा डेटाबेस के टेबल से भी गेट करके स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेटा टेबल का इंस्टेंस हम किस तरह से क्रिएट करेंगे और उसमें मैनुअली किस तरह से डेटा कॉलम और डेटा रो को यूज करके डेटा वगैरह उसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो 2015 में, और एक मैं न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। कंसोल एप्लीकेशन विजुअल C# सेलेक्ट करना है, कंसोल एप्लीकेशन, और यहाँ पे आके मैं इसका नाम कह देता हूँ ADO.NET डेटा टेबल, ठीक है। मैं इसका नाम रख रहा हूँ, ठीक है। ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं डेटा टेबल की क्लास का इंस्टेंस बनाने से पहले, ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मैं यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब हो सकता है कि जब मैं डेटा टेबल क्लास के साथ काम कर रहा हूँ तो उसके अंदर एक्सेप्शंस आ सकती हैं, तो पहले ही मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है एक डेवलपर के लिए कि जब भी आप कोई भी काम करो आप पहले से एक्सेप्शन को हैंडल कर लो, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड आप पहले से रख लो। इससे फायदा क्या होगा कि अगर एक्सेप्शन आएगी तो आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। अगर किसी को एक्सेप्शन या एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमारी चैनल पे C# की प्लेलिस्ट है और उसी के अंदर एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए मैंने 8-9 वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके कैच के अंदर मैं अपनी एक्सेप्शन क्लास, ठीक है, एक्सेप्शन क्लास जो कि एक पेरेंट क्लास होती है, ठीक है, जो कि किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर लेती है, तो उसका मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। और अब यहाँ पे आके CW टैप करते हैं, और यहाँ पे आके इसी EX के अंदर हमारे पास एक मैसेज की प्रॉपर्टी होती है जो हमें एक्सेप्शन का एरर मैसेज शो करवाती है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और अब ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पे डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो डेटा टेबल, लेकिन अभी देखो डेटा टेबल हमें इंटेलिजेंस के अंदर शो नहीं हो रहा और यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर की क्या वजह है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेटा टेबल एक नेम स्पेस के अंदर मौजूद है और उस नेम स्पेस को मुझे लाजमी टॉप पे यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ यूजिंग, और हमारा जो नेम स्पेस है उसका नाम है system.data, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने ये ऐड किया तो देखो
डेटा टेबल का कलर यहाँ पे ग्रीन हो गया और अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डेटा टेबल, बल्कि हम इसका नाम रखते हैं फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज। ठीक है, एम्प्लॉइज के लिए मैं एक डेटा टेबल बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं न्यू का कीवर्ड यूज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर पास कर दिया हमने और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर भी यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में इसी डेटा टेबल का नाम पास कर दूंगा। ठीक है, सही, मैंने यहाँ पे क्या नाम रख दिया अपने डेटा टेबल का, एम्प्लॉइज, और इसका ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का नाम भी मैंने यहाँ पे एम्प्लॉइज रख लिया है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर कॉलम्स ऐड करने हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप डेटा टेबल का इंस्टेंस बनाते हो तो ये बिल्कुल खाली होता है, मतलब इसके अंदर कोई टेबल स्कीमा या टेबल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, तो वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा कॉलम, ठीक है, डेटा कॉलम की हमारे पास एक क्लास है और ये जो क्लास है ये भी सिस्टम डॉट डेटा के नेम स्पेस के अंदर मौजूद है। तो मैं सबसे पहला कॉलम बना रहा हूँ आईडी। ठीक है, और यहाँ पे आके इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लूंगा। ठीक है, और इस कॉलम का नाम यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आईडी। ठीक है, और अब देखो, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहता हूँ आईडी डॉट, और अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर आपको स्लाइड पे इसकी प्रॉपर्टीज दिखाऊं, ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा कॉलम। ठीक है, डेटा कॉलम जो कि ADO.NET की एक क्लास है जो कि डेटा टेबल के साथ यूज होती है। तो सबसे पहले मैं इसकी एक प्रॉपर्टी यूज करता हूं जिसका नाम है कैप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ आईडी डॉट कैप्शन। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कैप्शन का नाम फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ EMPID। ठीक है, एम्प्लॉइज है तो EMPID। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर आप इसका ये कैप्शन की प्रॉपर्टी यूज नहीं करते, ठीक है, इसका मतलब आप इस नाम को यूज नहीं कर रहे, बल्कि आप इसी नाम को, ये जो आपने डेटा कॉलम का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जो भी नाम आपने कंस्ट्रक्टर में डिफाइन किया था, आप उसी नाम को यूज करना चाहते हो। लेकिन अगर आप इस नाम को यूज नहीं करना चाहते, आप इसको चेंज करना चाहते हो, तो आप कैप्शन की प्रॉपर्टी यूज करके इस तरह से आप न्यू कॉलम नेम क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेटा टाइप। ठीक है, ये जो आईडी है आपके पास कॉलम, इसकी आपने डेटा टाइप क्या रखनी है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसकी एक प्रॉपर्टी है डेटा टाइप, और डेटा टाइप कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे देखो मैं टाइप ऑफ का ऑपरेटर यूज करता हूँ C# का, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ इंट। इसका मतलब ये जो आईडी की डेटा टाइप है उसकी टाइप क्या होगी, वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो एक ये प्रॉपर्टी हमने यूज की डेटा कॉलम की। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अलाउ डीबी नल। अब देखो अलाउ डीबी नल क्या है, जिस तरह अगर किसी ने एसक्यूएल सर्वर पढ़ी हो तो वहां पे एक कंस्ट्रेंट यूज होता था नॉट नल। तो अगर मुझे नॉट नल इसको करना है तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा जिसका नाम है अलाउ डीबी नल। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ आईडी डॉट, और इसके साथ मैं यूज करूंगा अलाउ डीबी नल, और मैं चाह रहा हूँ ये नॉट नल होना चाहिए तो मैं इसको फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉय आईडी को कोई भी नल नहीं छोड़ सकता। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, इसको फॉल्स पास कर दिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, मतलब आप नल वैल्यू इसमें पास कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो ये जो नेक्स्ट है आपके पास, ये मैक्स लेंथ है। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे जब हम कोई ऐसा कॉलम बनाएंगे जो कि स्ट्रिंग कॉलम होगा हमारे डेटा टेबल के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने 3 चीजें इसको डिफाइन कर दी, कैप्शन, डेटा टाइप, अलाउ डीबी नल, और अब यहाँ पे आके ये जो कॉलम है कौन सा, आईडी वाला, इसको मुझे अपने इस डेटा टेबल के अंदर ऐड करना है। तो ऐड किस तरह से करूंगा, देखो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉइज। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा कॉलम्स, और फिर ऐड के मेथड के थ्रू ये वाला जो मेरे पास कॉलम है कौन सा, आईडी, ये मैंने ऐड करवा दिया अपने एम्प्लॉइज वाले डेटा टेबल के अंदर। अब सेम इसी तरह मैं दूसरे कॉलम बनाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, जस्ट पहला कॉलम बनाया है आईडी, और जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसको यूज करके मैंने इसके ऊपर मतलब इसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये जो पूरा कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ के नीचे हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, और अब मैं दूसरा कॉलम बना रहा हूँ, डेटा कॉलम, और इसका मैं नाम रखूंगा नेम। ठीक है, पहला मैंने कॉलम बनाया आईडी के लिए, एम्प्लॉय आईडी, और अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एम्प्लॉय नेम के लिए। कैप्शन के अंदर मैं इसका नाम कह देता हूँ EMP नेम, और अब देखो अब जो इसकी टाइप ऑफ होगी उसकी टाइप ऑफ मैं रखूंगा, मतलब डेटा टाइप में रखूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं, देखो सारी चीजें मैं यहाँ पे सेम रखूंगा। अब मैं यहाँ पे जहां जहां मैंने आईडी दिया है ना, ठीक है, वहां वहां मैं क्या पास कर दूंगा, नेम पास कर दूंगा। ठीक है, तो नेम डॉट कैप्शन, ठीक है, इसी तरह नेम डॉट डेटा टाइप, और इसी तरह नेम डॉट अलाउ डीबी नल। ठीक है, और अब देखो अब मुझे यहाँ पे
ये मैक्स लेंथ वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो नेम वाला कॉलम है ये स्ट्रिंग होगा, मतलब वॉरचार होगा। तो अब मुझे इसकी लेंथ भी बतानी है कि भाई जो नेम है, ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 50, ठीक है, मतलब इस नेम के अंदर 50 कैरेक्टर्स इसकी मैक्सिमम लेंथ होगी। और यही नेम वाला कॉलम अब मैं अपने इस एम्प्लॉइज के डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा कॉलम भी यहाँ पे आ चुका है। अच्छा देखो, यहाँ पे ये आप देखो, ये जो मैंने आईडी के साथ डेटा टाइप यूज किया था ना, और डेटा टाइप के अंदर मैंने टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज किया और इसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दी। इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम का नेम स्पेस है, ठीक है, सिस्टम डॉट टाइप का एक नेम स्पेस है। इसका एक मेथड है, जिसका नाम है गेट टाइप, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अपना वो जो इंटीजर के लिए हमारे पास डेटा टाइप है जिसका नाम है system डॉट इंट 32, ठीक है, इस तरह मैंने क्या किया, इसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दी, ठीक है। मतलब इस तरह आप और भी बहुत सारी डेटा टाइप्स डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो एक ये तरीका है, इसको भी आप यूज कर सकते हो, और एक ये तरीका है जिसमें मैंने टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज किया था, ठीक है। तो ये दोनों तरीके आप इसमें यूज कर सकते हो। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर मैं एक तीसरा कॉलम बनाता हूँ, ठीक है। टोटल हम इस डेटा टेबल में जस्ट 3 कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और अब मैं अपने तीसरे कॉलम का नाम मैं यहाँ पे कह देता हूँ जेंडर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं कह देता हूँ जेंडर, और यहाँ पे आके इसके कैप्शन में मैं कह देता हूँ ईएमपी जेंडर, ठीक है। और देखो मैंने अब इसका नाम क्या रखा है, जेंडर। तो जहां जहां नेम की आपके पास ये आ रहा है, इसकी जगह मैं जेंडर पास कर देता हूँ, ठीक है। जेंडर डॉट कैप्शन, जेंडर डॉट डेटा टाइप, ठीक है, ये सारी जगह मैं यहाँ पे जेंडर पास कर देता हूँ। और यही जो जेंडर वाला हमारे पास कॉलम है, ठीक है, ये मैं अपने इस डेटा टेबल के अंदर इस लाइन में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और देखो जो जेंडर है, ठीक है, जेंडर या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो मैं इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैक्स लेंथ इसकी कर देता हूँ 20, या आप 10 भी कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे देखो, ये मैंने एक डेटा टेबल बनाया था, और मैंने इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इस तरह से मैंने इसके कॉलम्स डिफाइन कर दिए, और कॉलम्स के ऊपर जो भी कंस्ट्रेंट्स थे, जिस तरह डीबी नल हो गया, ठीक है, मैक्स लेंथ हो गया, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो मैंने डेटा कॉलम को यूज करके, ठीक है, आप देखो मैंने इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो इस पोर्शन को मैं कमेंट करता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करो, ये देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, मैं ये सारी चीजें यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करने, ठीक है, मतलब डेटा कॉलम का इंस्टेंस क्रिएट किया, और इसके एंड में देखो मैंने सेमीकोलन यहाँ से हटा दिया है, मैंने ब्रैकेट ओपन किए हैं, और यहाँ पे इस तरह से आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, कट करो, और यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर लो, ठीक है। और आप इसके एंड में आप यहाँ पे कॉमा डिफाइन कर दो, ठीक है, जहां जहां सेमीकोलन है वहां वहां आप कॉमा डिफाइन कर दो, ठीक है, इस तरह से कर लो। और ये जो है, ठीक है, ये जो आपने आईडी लगाया है, अब आपको इसको आईडी देने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट आप उसकी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है, लास्ट वाली लाइन, ठीक है, इसको आप यहाँ से कट करो, ठीक है, इसको आप यहाँ से कट करके इसका ये जो ब्लॉक है, ठीक है, इसके बाहर यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, और ये जो मैंने ऊपर किया था, आप इस तरह से भी डेटा कॉलम बना सकते हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ से इस पोर्शन को कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल के कंट्रोल सी, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कॉपी करते हैं, कट कर लेता हूँ, इसको मैं नीचे आके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, और इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल यू, ये वाली लाइन हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप डेटा कॉलम बना सकते हो, ठीक है। आईडी, नेम, जेंडर मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। देखो 3 कॉलम मेरे पास हो चुके हैं। अब इन 3 कॉलम्स के अंदर मुझे रोज इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो रोज इंसर्ट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं डेटा रो का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल रो 1, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके कहता हूँ एम्प्लॉइज, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास एक मेथड यूज होता है जिसको हम कहते हैं न्यू रो, ठीक है। मतलब मैं एम्प्लॉइज के लिए, मतलब एम्प्लॉय जो हमारा डेटा टेबल है उसके लिए एक न्यू रो ऐड कर रहा हूँ, किसके अंदर, डेटा रो के इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ रो 1, ठीक है, और जो हमारी पहली रो है, ठीक है, उसका क्या नाम है, मतलब उसके कॉलम का क्या नाम है, रो के अंदर पहला कॉलम कौन सा है, आईडी। तो मैं यहाँ पे आईडी पास कर देता हूँ 1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अब दूसरा नेम है,
ठीक है। तो नेम मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अली, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके मैं इसको लास्ट है हमारे पास जेंडर कॉलम है और इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ मेल, सही है। और अब मैं क्या करता हूँ, इस रो को मुझे ऐड करना है अपने इस एम्प्लॉइज वाले डेटा टेबल में। तो देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ एम्प्लॉइज, ठीक है। और यहाँ पे आके इसके साथ में एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा रोज, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा ये वाला रो वन का ऑब्जेक्ट। इससे क्या होगा, हमारी पहली रो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा आप एक चीज नोटिस करो, रो को इंसर्ट करने के लिए देखो मैंने इतनी सारी लाइंस लिखी हैं, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका क्या है, देखो पहली रो मैंने ऐड कर दी, उसके लिए मैंने यहाँ पे डेटा रो का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने आईडी पे डेटा पास किया, नेम पे पास किया, जेंडर पे पास किया। इसका एक शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट तरीका क्या है, ये देखो आप इसी तरह से लिखो एम्प्लॉइज डॉट रोज, ठीक है, और फिर ऐड। और अब मैं इसके अंदर दूसरी रो इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ आईडी है 2 और उसके बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अनम पास कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके इसका मैं जेंडर कह देता हूँ फीमेल, ठीक है। इसी तरह से मैं एक थर्ड रो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं अनम के बाद एक थर्ड रो ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी आईडी कहता हूँ 3, ठीक है। और यहाँ पे आके इसका नेम मैं कर देता हूँ जैन और इसका जेंडर हम यहाँ पे कर देते हैं मेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप इस तरह से भी रो ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस तरह से भी आप रो ऐड कर सकते हो, वरना इसका शॉर्ट तरीका है, वो शॉर्ट तरीका ये है, ठीक है। आप इस तरह से एक लाइन के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हो। इसका मतलब अभी जो मेरा एम्प्लॉइज वाला डेटा टेबल है इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं और 3 ही मैंने रोज इंसर्ट करवाई हैं, ठीक है। तो अब अगर इन रोज को मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज करता हूँ, ठीक है। फॉर ईच लूप यूज करता हूँ, फॉर ईच लिखो, टैप टैप करो, इस तरह से ये सिंटेक्स आपके पास आ जाएगा। और अब यहाँ पे आके मैं सबसे पहले डेटा रो का ऑब्जेक्ट इसके अंदर बनाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ डेटा रो और इसके ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ रो। और ये डेटा कहाँ से लेगा, देखो मैंने अपने डेटा टेबल का क्या नाम रखा था, एम्प्लॉइज, और इसकी जो रोज की प्रॉपर्टी है उसको मैं एक्सेस करूंगा। तो देखो एम्प्लॉइज की जो रोज हैं वो 1 बाय 1 इस रो के ऑब्जेक्ट में आएंगे और यहाँ पे आके, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ सबसे पहले मुझे क्या एक्सेस करना है, सबसे पहले मुझे उस रो के अंदर जो आईडी है, ठीक है, उसको एक्सेस करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे बीच में एक स्पेस कॉन्कैटिनेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद मुझे आईडी के बाद मुझे नेम को एक्सेस करना है, ठीक है। और उसके बाद दोबारा मैं बीच में एक स्पेस कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ। और तीसरी चीज हमारे पास थी जेंडर, तो हम यहाँ पे जेंडर को कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं, ठीक है। सही, मतलब डेटा मैंने इंसर्ट करवा लिया, मतलब कॉलम बना लिया, उसके अंदर रोज इंसर्ट कर ली। अब मैं उन रोज को फेच कर रहा हूँ इस फॉर ईच लूप की मदद से, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ तो इसका आप रिजल्ट देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सही तरह से आपको डेटा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अली, अनम और जैन का डेटा मैंने यहाँ पे इंसर्ट करवाया था, ठीक है। तो बिल्कुल सही तरह से ये हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अच्छा फिर आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये चारों प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास प्राइमरी की। लेकिन देखो ये जो प्राइमरी की प्रॉपर्टी है ये डेटा कॉलम क्लास की नहीं है, बल्कि ये डेटा टेबल जो हमारे पास ये क्लास है उसकी ये प्रॉपर्टी है जिसका नाम है प्राइमरी की। और प्राइमरी की प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल के अंदर हम किसको प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं, कौन से कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। अब प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आप सबको पता होगा कि प्राइमरी की ये जो हमारे पास है इसको मैं किसी भी कॉलम पे लगाऊंगा तो उस कॉलम में क्या होगा, एक तो डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट नहीं हो सकती और दूसरा उसके ऊपर नॉट नल भी लगा हुआ होता है, ठीक है। मतलब प्राइमरी की वाले कॉलम में हम नल वैल्यूज पास नहीं कर सकते। तो ये प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो आईडी वाला कॉलम है मैं इसको प्राइमरी की बनाऊंगा, ठीक है। तो प्राइमरी की कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये जो मेरा डेटा टेबल है एम्प्लॉइज, इसके साथ मैं यूज करूंगा प्राइमरी की, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अपने डेटा कॉलम क्लास का, सही है। इसके बाद मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन करके आईडी पास कर दूंगा, ठीक है। मतलब देखो ये मैंने क्या किया, मैंने बता दिया कि भाई मेरे पास जितने भी डेटा कॉलम्स हैं उसके अंदर जो आईडी वाला कॉलम है, ठीक है, उसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, प्राइमरी की का ये कंस्ट्रेंट लगा रहा हूँ, ये रूल अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी आप देखो पहली रो में आईडी 1 है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 है, ठीक है। इसका मतलब इस केस में अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि आईडी वाले कॉलम में तीनों की तीनों जो वैल्यूज हैं वो यूनिक हैं। तो देखो अगर मैं रन करूंगा तो मुझे सेम वही रिजल्ट मिलेगा जो पहले मिल रहा था, देखो नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो ये जो थर्ड रो है जैन की, मैं उसके अंदर भी 2 पास कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे देखो
2 मेरे पास ऑलरेडी अनम की रो में मौजूद है, लेकिन मैं जो थर्ड रो इंसर्ट कर रहा हूं उसमें भी मैं आईडी 2 पास कर रहा हूं, लेकिन आईडी वाले कॉलम पे क्या लगा हुआ है, प्राइमरी की लगा हुआ है, इसलिए अब इस केस में एक्सेप्शन जनरेट होगी और एक्सेप्शन को मैंने यहाँ पे हैंडल किया हुआ है, मतलब कैच किया हुआ है, तो इसका मैसेज मुझे कंसोल विंडो में शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। अब देखो क्या मैसेज आ रहा है, दीज कॉलम्स डोंट करंटली हैव यूनिक वैल्यूज। इसका मतलब ये प्राइमरी की का एरर दे रहा है कि भाई यूनिक वैल्यूज नहीं है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट पे। ठीक है, देखो अगर मैं इस पॉइंट पे दोबारा यहाँ पे मैं 3 स्टोर कर दूं और अब रन करूंगा तो अब मेरे पास कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी और मेरा डेटा बिल्कुल सही तरह से फेच हो जाएगा। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब देखो प्राइमरी की के बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑटो इंक्रीमेंट। अब देखो ऑटो इंक्रीमेंट जिसने डेटाबेस पढ़ा हुआ है उसको पता होगा कि ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट के लिए हम एसक्यूएल सर्वर में एक कीवर्ड यूज करते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, इसका मतलब अब मैं चाह रहा हूं जो मेरा आईडी वाला कॉलम है ना उसमें मुझे खुद से वैल्यू इंसर्ट ना करनी पड़े। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा था, जब भी रो इंसर्ट कर रहा था तो मैं या 1 भेज रहा था, 2 भेज रहा था, 3 भेज रहा था, मतलब खुद से मैं भेज रहा था। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे आईडी वाले कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट ना करनी पड़े, बल्कि उसमें ऑटोमेटिकली खुद से 1 इंक्रीमेंट होके वैल्यू इंसर्ट होती जाए। कौन से कॉलम पे, आईडी वाले कॉलम पे। ठीक है, तो ऑटो इंक्रीमेंट के साथ हम यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज और यूज करते हैं। ठीक है, एक यूज करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट सीड की प्रॉपर्टी और इसी के साथ हम यूज करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट स्टेप की प्रॉपर्टी। देखो ऑटो इंक्रीमेंट सीड इसका क्या मतलब है, स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, मतलब मेरा जो इंक्रीमेंट होना स्टार्ट होगा उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई 1 से मेरी स्टार्टिंग वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 1 से मेरा स्टार्ट होगा। और यहाँ पे देखो दूसरी प्रॉपर्टी है ऑटो इंक्रीमेंट स्टेप, मतलब कितने कितने वो जंप करेगा। ठीक है, मतलब 1 जंप करवाना चाह रहे हो, 5 जंप करवाना चाह रहे हो या 10 आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मैं यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट सीड के अंदर 1 डालूंगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा और मैं चाह रहा हूं 1 ही इंक्रीमेंट होता जाए, तो मैं ऑटो इंक्रीमेंट स्टेप के अंदर भी क्या डालूंगा, 1 डालूंगा। एसक्यूएल सर्वर के अंदर हम यहाँ पे जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होती थी उसको सीड कहते थे और ऑटो इंक्रीमेंट स्टेप की जगह हम वहां पे इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। ठीक है, और ये दोनों कॉन्सेप्ट एसक्यूएल सर्वर में यूज होते थे आइडेंटिटी के साथ, क्योंकि आइडेंटिटी कीवर्ड को यूज करके हम एसक्यूएल सर्वर में क्या करते थे, ऑटो इंक्रीमेंट करते थे। लेकिन वही काम मैं यहाँ पे डेटा टेबल में कौन सी प्रॉपर्टी की मदद से करूंगा, ऑटो इंक्रीमेंट की मदद से करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मैं टॉप पे चलता हूँ। ठीक है, जहां पे मैंने आईडी की चीजें यहाँ पे दी हुई थी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ आईडी डॉट और इसके साथ मैं यूज करता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट। और देखो ऑटो इंक्रीमेंट को सबसे पहले आपको ट्रू करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। मतलब मैं कह रहा हूं जो इंक्रीमेंट होना स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, 1 से होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूं कि भाई वो कितने कितने स्टेप लेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूं 1, मतलब 1 से स्टार्ट होगा और एक एक ही इंक्रीमेंट करके वो डेटा इंसर्ट करता जाएगा। किस तरह से, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब मुझे यहाँ पे जब मैं रोज इंसर्ट कर रहा हूं तो मुझे ये डेटा पास करने की जरूरत नहीं है, मतलब आईडी मुझे पास करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आईडी वाली लाइन है इसको मैं कंट्रोल सी करके कमेंट कर देता हूं। और यहाँ पे देखो ये जो मैंने आईडी पास की है ना 2, इसकी जगह मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, नल। सेम इसी तरह यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी मैं क्या पास कर दूंगा, नल। क्योंकि जब मैं नल भेजूंगा तो वो समझ जाएगा कि भाई इसके अंदर अगर ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है तो वैल्यू इंक्रीमेंट करके इंसर्ट करनी है। तो आप देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूं तो आप इसका रिजल्ट देखना सही। तो देखो अब मैंने आईडी के कॉलम में वैल्यूज इंसर्ट नहीं की, लेकिन फिर भी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीमेंट करके वैल्यू इंसर्ट करवा रहा है। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। अच्छा, अगर मैं इसकी ये जो स्टार्टिंग वैल्यू थी, ठीक है, और कितने कितने इंक्रीमेंट करने, अगर वो मैं चेंज कर दूं, देखो मैं कहता हूं कि भाई स्टार्टिंग वैल्यू, मतलब स्टार्ट कहां से करना है, आपने 10 से स्टार्ट करना है और मैं कहता हूं कि भाई आपने 5 इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, मतलब पहली रो 10 पे इंसर्ट होगी, दूसरी रो 15 पे, तीसरी रो 20 पे, चौथी 25 पे, इसी तरह से वो इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो देखो स्टार्टिंग वैल्यू 10 है और कितने कितने इंक्रीमेंट कर रहा है, 5 इंक्रीमेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं चौथी रो इंसर्ट करूंगा वो 25 आईडी के ऊपर स्टोर होगा। तो इस तरह से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है भाई, देखो अक्सर ऐसा होता है ना कि जब भी हम डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं
तो हम किसी कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं करते, मतलब उसको हम नल छोड़ देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस कॉलम के अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू चली जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू की ये प्रॉपर्टी। और एसक्यूएल सर्वर में हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट यूज करते थे, जिससे क्या होता था कि अगर यूजर ने डेटा उस कॉलम में इंसर्ट नहीं किया तो उसके बजाय कोई डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट हो जाती थी। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, हमारे पास ये जो नेम का कॉलम है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई नेम की मुझे डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम डॉट डिफॉल्ट वैल्यू। और मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर किसी ने डेटा इंसर्ट करते वक्त नेम के कॉलम को वैल्यू नहीं दी तो उसके अंदर आप क्या इंसर्ट कर दो, एनोनिमस इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो हमारी पहली रो है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये अली मैंने इंसर्ट किया है ना। तो अगर मैं अली वाली लाइन को कमेंट कर दूं Ctrl+K Ctrl+C, इसका मतलब मैं इसमें आईडी भी प्रोवाइड नहीं कर रहा क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, खुद से इंक्रीमेंट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे नेम भी इसको प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो जब मैं नेम प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब है नेम की जो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, एनोनिमस। तो वो एनोनिमस इस रो के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखो देखो मैंने अली को कमेंट कर दिया था, अब उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या जा रही है, एनोनिमस। तो जहां पे भी आप नेम के कॉलम में डेटा इंसर्ट नहीं करोगे वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या चली जाएगी, एनोनिमस, ठीक है। और ये डिफॉल्ट भी आपके पास क्या है, एक कंस्ट्रेंट होता था एसक्यूएल सर्वर में, लेकिन उसी को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ डिफॉल्ट वैल्यू की प्रॉपर्टी को यूज करके, ठीक है। ठीक है, फिर इसको स्टॉप करते हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पे यूनिक, ठीक है। अब देखो यूनिक नाम से ही जाहिर है कि भाई अगर मैं चाह रहा हूँ कि किसी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट ना हो तो उस कॉलम पे मैं क्या लगा सकता हूँ, यूनिक लगा सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखो ये जो नेम का कॉलम है, मैं कहता हूं कि भाई इसके अंदर जो भी नेम जाएगा वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो देखो मैं इसके लिए यहाँ पे कहता हूँ नेम डॉट यूनिक, ठीक है। और इसको मैं पास कर देता हूँ ट्रू, क्योंकि ये बुलियन प्रॉपर्टी है, मतलब मैं यूनिक इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे देखो ये मैंने अनम की रो ऑलरेडी इंसर्ट की हुई है ना, मतलब अनम ऑलरेडी इंसर्टेड है। लेकिन मैं यहाँ पे देखो जैन की जगह मैं दोबारा अनम को इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यूनिक कंस्ट्रेंट की वायलेशन होगी। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट होगी, ठीक है। और एक्सेप्शन को हैंडल करके उसका रिजल्ट कंसोल पे हमने डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं, आप इसका रिजल्ट देखना। अब देखो क्या मैसेज आ रहा है, कॉलम नेम इज कंस्ट्रेंट टू बी यूनिक, मतलब जो आपका नेम का कॉलम है उसके ऊपर आपने यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। और देखो क्या कह रहा है, वैल्यू अनम इज ऑलरेडी प्रेजेंट, मतलब अनम जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन आप दोबारा अनम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे आके अनम हटा दूं, मैं दोबारा इसको जैन दे दूंगा और अब रन करूंगा, तो अब हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगी, क्योंकि अब मैंने यूनिक वैल्यूज अप्लाई की हुई है। देख रहे हो रिजल्ट नजर आ रहा है। तो एक इसका ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने डेटा टेबल की बात की और मैंने आपको दो तरीके से डेटा टेबल में डेटा इंसर्ट करने का बताया था। एक तरीका क्या था, पहला तरीका तो ये था कि हम मैनुअली डेटा टेबल के अंदर किस तरह से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, उसका टेबल स्कीमा स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें अपने इस डेटा टेबल के अंदर डेटा डेटाबेस से फेच करना है तो तब हम कैसे इसको काम करेंगे, और डेटा टेबल के कुछ मेथड्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।